गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी। लास्ट सीन में हमने देखा था कि जो हमारी रिया रहती है वो नव्या के बारे में बहुत कुछ जान चुकी रहती है। ये बोलो कि नव्या की आइडेंटिटी क्या है वो सब कुछ डिस्क्लोज हो चुका रहता है। जब वो नव्या और रौनक के रिलेशनशिप के बारे में जानने ही वाली रहती है तब सडनली से उसके कॉल बजता है और कॉल में उसकी मॉम के बारे में उसे पता चलता है। जब उसे उसकी मॉम के बारे में पता चलता है तो वो सहम सी जाती है। और अब उसके आगे जैसी कॉल बजा वो सहम सी गई और सहम के एकदम से गिर गई और गिरते हुए फ़ोन उसके हाथ से गिर जाता है। नव्या उस फ़ोन को पिकअप करती है और सामने वाले से पूछती है कि क्या हुआ। तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है। रिया का इस तरीके से गिरना जाहिर सी बात थी, क्योंकि आप ये सोचिए कि जो लड़की पहले ही इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी कि नव्या के रिलेशनशिप्स के बारे में पता होने पर, नव्या के आइडेंटिटी के बारे में पता होने पर फिर सडनली से उसे ये पता चले कि उसकी जो मॉम है उसका एक्सीडेंट हो चुका है, तो ये होना तो जाहिर सी बात थी। और वो बहुत ज़्यादा मतलब पहले तो वो शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होके एकदम से नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। तभी हमारी नव्या उसे उठाती है और बोलती है कि कुछ नहीं हुआ है, पहले रोना बंद करो, कुछ भी नहीं है। और वो नव्या की तरफ एक तरफ घूरे जा रही रहती है और जैसे वो कुछ कहना चाह रही है, चीखना चाह रही है, रोना चाह रही है, बट वो अपने सारे इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि जो हमारी नव्या है वो काफ़ी हद तक ये चीज़ समझने लग गई थी। उसके फेस के एक्सप्रेशन, उसकी आंखों में देख के सब कुछ समझ में आ गया था कि अब तो करना क्या चाहिए। वो चीज़ उसको समझ में आ चुकी थी। तभी वो एकदम से रिया को उठाती है अपने पास और जॉश को बोलती है कार तैयार करो। और वो रिया को पकड़ के आराम से होल्ड करके अपने से लेकर जाती है। कार में बैठने के बाद ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो मिसेस मल्होत्रा है वो आईसीयू में हैं और उनको बहुत ज़्यादा लगी हुई है, उनकी ब्लीडिंग, उनका ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है। जो हमारे डॉक्टर्स है वो कहते हैं 24 आवर्स के अंदर पता चलेगा कि उनकी कंडीशन कैसी। ये बात सुनकर हमारी रिया तो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसकी सिचुएशन कैसी हो जाती है। वो वहीं पे बैठ जाती है चेयर पे और उसकी आंखों में से आंसू नहीं निकलता क्योंकि वो थोड़ी सी सदमे में पहुंच जाती है। उसका एकदम से ये सब होना उसे काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर देता है। तभी हमारी जो नव्या रहती है वो उसे हक करती है और बोलती है कि कुछ नहीं हुआ है, मैं वादा करती हूँ कुछ भी नहीं होगा, आंटी बहुत जल्दी कवर अप हो जाएंगी। पहले तो वो ये शॉक्ड हो जाती है कि नव्या ने मम्मी कहती थी, अब वो आंटी कहने लग गई। और ये सुन के उसका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा हायर हो जाता है कि यार मतलब क्या है, ये तो पूरी बदल सी गई है। बट फिर उसे याद आता है कि उसने आंटी कहा है। उसने कहा नहीं मम्मी सही हो जाएंगी, आप टेंशन मत लो, रुको मैं कुछ। तो फिर वो डॉक्टर्स के पास जाती है, डिस्कस करती है। डॉक्टर से पता चलता है कि थोड़ा सा सीरियस है मैटर, क्योंकि जो लगी है सर के ऊपर बहुत ज़्यादा लगी है और वो कार में थी तो कार के बोनेट्स में पे मतलब ये बोलो कि वो बच गई हैं, बट डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है। उसी वक्त हमारे जो मिस्टर मल्होत्रा को वो देखती है तो हमारे मिस्टर मल्होत्रा वॉज लाइक कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है ठीक है, लेकिन वो मीडिया के सामने बस और बस अपनी वाइफ का दुख बयान करके सिर्फ सिंपैथी वोट पा रहे थे। नव्या को उस समय शक होता है कि मिसेस मल्होत्रा के ऊपर अटैक एकदम से होना ये ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि सिर्फ और उसी समय वो जॉश को बोलती है कि पता करो यार, मुझे कुछ ठीक। और ये जब वो देखती है तो उसे देख के समझ में आता है कि मिस्टर मल्होत्रा को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो वो जॉश की तरफ देख के बोलती है, जॉश ज़रा पता करो कि एक्सीडेंट किसने किया है और कैसे हुआ है और कहाँ पर हुआ है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ है, ये प्री प्लान्ड है, ये सब होना सही नहीं था। उतनी देर में जो हमारा जॉश कहता है हाँ मैं पता कराता हूँ, बट नव्या तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि एक्सीडेंटली नहीं है, ऐसा क्यों लग रहा है कि एक्सीडेंटली
नहीं है। तो वो कहता है कि इसलिए क्योंकि अगर ये एक्सीडेंटली होता तो जैसे रिया का रिएक्शन है वैसे ही मिस्टर मल्होत्रा का भी रिएक्शन होना चाहिए था। आखिर उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है, बट ये इंसान काम और कूल होके ये सोच रहा है कि मीडिया के सामने मैं कैसे जवाब दूँ, कैसे सिंपैथी वोट लूँ। तुम्हें नहीं लगता ये सब प्लान्ड है? जैसी ये बोलती है नव्या तो जॉश मिस्टर मल्होत्रा की तरफ देख रहा रहता है, और वो जब घूर के उसे देखता है तो उसे लगता है कि हाँ ये सब प्लान्ड है। और वो कहता है ठीक है नव्या, मैं पता करता हूँ। उतनी देर में हमारी नव्या आलिया को कहती है कि आलिया, मीडिया पे तो तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं ना? तो कहती है हाँ, ज़रा मीडिया में ये पता करो कि ये जो न्यूज़ है एक्सीडेंट की, उनको कितना व्यूज़ मिल रहा है, कितना सब कुछ, ये कितना ट्रेंड पे जा रही है, ये सब पता करके बता सकती हो? कहती हाँ ऑफ कोर्स, पर इस न्यूज़ से हमें क्या फ़ायदा? कहती फ़ायदा कुछ नहीं है, बस पता करना है कि इस न्यूज़ से सामने वाले को कितना फ़ायदा होने वाला है, कितना सिंपैथी वोट मिलने वाले हैं और कितना सब कुछ क्या होने वाला है, और जिस इंसान ने ये सब किया है उसे क्या फ़ायदा होगा। ये सब जानना है मुझे बस। कई हद तक आलिया समझ जाती है कि नव्या क्या जानना चाहती है और उसका इशारा कितनी है, क्योंकि ये लोग बहुत मैच्योर्ड होते हैं। उसी तरफ नव्या रिया की तरफ देखती है, जो रिया कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टूट सी जाती है, और वो पहले वो डॉक्टर की तरफ से एक उम्मीद से देख रही थी कि मेरी मम्मी को ठीक कर दो, मैं कुछ नहीं चाहती, आपको जो चाहिए वो कर दो। उसी तरफ हमारी नव्या जब उसे इस हालत में देखती है तो उसको अंदर से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा रहता है, उसे रोना आता है। उसे भी वो दिन याद आ जाते कि जहाँ पर उसने भी किसी को खोया था, और वो भी इतना ज़्यादा तड़पी थी और रो रही थी। उसकी तड़प उस दिन कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो वो उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदाज़ा था, और ये समझती कि अभी रिया इस हालत में क्या कर रही होगी। तो वो रिया को उसके रोने से रोकती नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर दिल में बसा रहेगा तो वो ज़ख्म बन जाएगा, उसे दिल से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो रोते रोते बस उसके बाजू में बैठती है और उसे हक करी रहती है। थोड़े टाइम के बाद हमारी रिया बहुत ज़्यादा चिपक कर नव्या के ऊपर, मतलब नव्या को हक करने लगती है और बहुत रोती है और कहती है नव्या प्लीज़ मॉम। तो वो कहती है मैं वादा करती हूँ कुछ नहीं होगा, आपकी मम्मी को बेस्ट डॉक्टर मिलेंगे, हर एक चीज़ होगी, मम्मी को कुछ भी नहीं होगा। और अगर मम्मी ने आपको इस हालत में देखा तो उन्हें कितना ज़्यादा दुख होगा कि उनकी बेटी रो रही है। आप उनसे मिलने जाओगे तो आपको तो स्ट्रॉन्ग बन के जाना पड़ेगा ना। आप भी अगर ऐसे टूट गए तो फिर कैसे हैंडल कर पाएंगे? ये सोचकर हमारी रिया कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक नव्या की बातों से एग्री रहती है, लेकिन वो ये सोचती है कि मैं कैसे मिलूँ, अपनी मॉम को कैसे फेस करूँ, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं बची है। पर नव्या उसे इस समय पूरा सपोर्ट करती है। रिया ने कुछ भी नहीं खाया रहता है सुबह से, क्योंकि वो पहले नव्या के साथ उस कन्वर्सेशन में बिज़ी हो जाती है, डरती है, और उसके बाद सडनली से ये हो जाता है। तो हमारी जो नव्या है वो बहुत अच्छे से उसे खाना लाती है, उसे सर्व करती है और खाना खिलाती है, लेकिन वो कुछ खा ही नहीं रहती है। तो हमारी नव्या कहती है आप स्ट्रॉन्ग हो के तभी तो सब कुछ हैंडल होगा। और धीरे धीरे हमारी जो नव्या है वो किसी न किसी बहाने से या कुछ ना कुछ करके उसे खाना खिला देती है। खाना खिलाने के बाद वो बैठी रहती है। तभी हमारे मिस्टर मल्होत्रा आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें किसने बोला था यहाँ आने को, मेरी बीवी है, मैं हैंडल कर लूँगा। तभी रिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है, क्योंकि ये कैसी बातें कर रहे हैं, और वो नव्या उस समय कुछ भी नहीं कहती है और रिया का हाथ पकड़े रहती है और कहती है कुछ नहीं होगा। और वो एकदम से पूछा किस हैसियत से आई हो तुम, लगती क्या हो तुम मेरी बीवी की? तभी रिया उठ के बोलती है वाइफ है ये मेरी, और आपको पता होना चाहिए, और वो मेरे साथ ही रहेंगी। उस समय नव्या को ये फील होता है कि आखिर उसने जो कुछ भी उसे समझाया रहता है वो उस बात पे गुस्सा नहीं है। वो सब कुछ समझ चुकी है कि नव्या कौन है, क्या है और क्यों कर रही है वो, तो उसका गुस्सा उस पर नहीं है। लेकिन उसका ये गुस्सा उसके पापा के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि वो इंसान इनसेंसिटिव तरीके से उस समय बात कर रहा था। कोई भी इंसान इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है? उसकी वाइफ है तो किसी की तो मॉम है ना वो,
और उसे उसकी फ़िक्र छोड़कर ये देखना है कि कौन आया है, कौन नहीं आया है, कौन क्यों बातें कर रहा है, ये सब चीज़ों में उसका ध्यान था। ये रिया जान चुकी थी कि उसके पापा एक अच्छे इंसान है ही नहीं। नव्या ने जो कुछ भी कहा वो शायद सही था। हमारी रिया को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है और वो कहती है, पापा मैं भी आपसे इस बारे में बहस करना नहीं चाहती और ना मैं यहाँ पे आपके लिए आई हूँ। मुझे लड़ने का भी कोई शौक़ नहीं है। जब वक्त आएगा तो मैं आपसे लड़ लूँगी। मैं सिर्फ यहाँ मम्मी के लिए आई हूँ और आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये कह के वो नव्या के साथ बैठ जाती है। नव्या भी काफ़ी डीप सोच तक वो ये सोच रही रहती है कि मेरा शक सही है, ये वही इंसान है जिसने अपनी खुद की बीवी का एक्सीडेंट करवाया है क्योंकि उसे वोट चाहिए, सिंपैथी। वो मेरी और रिया की शादी तो करा नहीं पाया जिससे वो वोट पाना चाहता, तो अब ये विक्टिम कार्ड खेल के करना चाहता है। और उसी तरफ हमारा जो जॉश रहता है वो सब कुछ पता करता है। वो ये पता करता है कि कौन से ट्रक से उनका एक्सीडेंट हुआ रहता है, वो कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन रहती है, वो सब कुछ धीरे धीरे पता कर रहा रहता है। दूसरी तरफ हमारी आलिया मीडिया से, जैसे हमारी नव्या ने कहा था, मीडिया से जाके सब कुछ पता करके हमारी नव्या को मैसेज कर रही रहती है। पर यहाँ इन सब चीज़ों में कोई अनन्या के बारे में भूल चुका था। अनन्या हमारे मित्तल हाउस में रहती है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा उसका लेवल हाई हो जाता है क्योंकि कोई उसको कुछ बताने के लिए रेडी नहीं था क्या चल रहा था। उसे ये था कि चलो रिया को नहीं पता, लेकिन जब उसने रिया और नव्या को इतना क्लोज देखा क्योंकि वो मित्तल हाउस से भागते हुए गए थे, तो उसे समझ में आया कि सिर्फ वो ही एक ऐसी इंसान है जिसको हर चीज़ से आउट ऑफ कर दिया है। ये बात उसको बहुत ज़्यादा खटक रही थी। आखिर थी तो वो बच्ची ही ना, अगर बच्चे को बाकी ग्रुप से अलग कर दो तो उसे बुरा तो लगता है ना। उसमें इतनी समझ नहीं रहती कि कब क्या हो रहा है। उसी तरीके से हमारी अनन्या भी बच्चों की तरह वो रिएक्ट कर रही थी। फिर वो आलिया को फ़ोन करती है, बट आलिया अपने काम में इतनी ज़्यादा बिजी रहती है कि वो उसका फ़ोन बहुत बार कट करती है और या तो वो पिकअप नहीं कर रही थी। ये बात सुन के हमारी अनन्या का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसे ये फ़ील होने लगा कि जिससे वो प्यार करती है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका दिखावा था, वो इग्नोर कर रही है और वो प्यार ही नहीं करती। ये बात उसके मन में अब धीरे धीरे बैठ रही थी और जिसको हटा तो सिर्फ हमारी आलिया ही सकती थी। तो वो गुस्से में भागते हुए एकदम से जाती है। पहले तो वो ड्राइवर से पता करती है कि कहाँ गए सब लोग, तो ड्राइवर बताता है सिटी हॉस्पिटल में गए हैं सब लोग। तो सिटी हॉस्पिटल में जाती है तो वो नव्या की तरफ देखती है, तो नव्या उसे बताती है ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, ये सब हुआ। बट कहीं ना कहीं वो इस बात से कन्विंस्ड नहीं थी क्योंकि पहले भी वो रूम में जा के सबको देख चुकी थी, तो उसे ये पता था कि डीप कन्वर्सेशन तो किसी और चीज़ के लिए हुआ है, बट ये भी चीज़ है। तो वो रिया के पास बैठती है और रिया को सपोर्ट करते हुए बोलते हैं कि कुछ भी नहीं होगा वगैरह, सब ठीक हो जाएगा ऐसे। और फिर वो पूछती है आलिया कहाँ है, तो नव्या बताती है कि आलिया को इस काम के लिए भेजा गया है कि मीडिया में कहाँ तक पहुँची है, क्या चीज़ों के लिए मैंने उसे भेजा है, तो वो आती होगी। और जैसी आलिया आती है अनन्या उसे देखती है। आलिया भी समझ चुकी थी कि अब तो ज्वालामुखी फूटेगा उसके ऊपर, क्योंकि वो इतने टाइम से उसके फ़ोन पिकअप नहीं कर रही है, कॉल पे बात नहीं कर रही है, अपने काम में इतनी बिजी है कि उसे दे नहीं पा रही है और वो अब तो उसकी बचने वाली है। और हालांकि होता भी है ये, पहले वो सबके सामने कुछ रिएक्ट नहीं करती है, फिर एकदम से हाथ खींचकर आलिया का लेकर जाती है। और जब आलिया को लेकर जाती है वो वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, गुस्सा करती है कि तुम मुझे कुछ भी चीज़ नहीं बताती हो, क्या चल रहा है, मन भर गया है क्या मुझसे, क्या प्यार नहीं करती हो मुझसे, क्या तुम्हारा ये सब दिखावा था, क्या तुम ऐसा टाइम पास कर रही हो, तुम सब लोगों ने तो मुझे किसी लायक ही नहीं समझा। हाँ देखा था मैंने रूम में, बहुत बातें चल रही थी तुम सब के बीच में, लेकिन तुमने मुझे तो उस डिस्कशन में रहना, मतलब मैं क्या बोलूँ आलिया, तुमने उस डिस्कशन में मुझे रखना भी नहीं समझा। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, नव्या मेरी दोस्त है, लेकिन दोनों के दोनों ऐसे मेरे साथ करोगे तो मुझे कितना पेन होगा। तुम नहीं समझ पा रही हो कि मैं अभी कितने पेन में हूँ, तुम कैसे समझोगी, तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। मैं तुम्हें पागलों की तरह कंटिन्यूस कॉल करे जा रही हूँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है,
तुम्हारा गुस्सा इतना ज़्यादा है, तुम अपने काम में इतनी बिज़ी हो, फिर अगर तुम इतनी बिज़ी थी तो मेरे साथ रिलेशनशिप में आई क्यों? तुम्हें नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए? एक प्यार ही तो चाहिए तुमसे, वो भी तुम नहीं दे पाती हो। और ऐसे करके वो इतना गुस्सा करे जा रही रहती है और हमारी आलिया खड़े होकर सिर्फ उसकी गुस्सा सुन रही रहती है, क्योंकि आलिया ये जानती थी कि अनन्या का गुस्सा सही भी है, क्योंकि इन दिनों उसने उसके साथ थोड़ा सा बिहेव सही नहीं किया है। आगे क्या होगा इस कहानी में, आलिया कैसे उसे बनाएगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए अनोखी मोहब्बत। एंड इफ़ यू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।